Hello, students. Welcome to my YouTube class. And we are going through the chapter Management of the Natural Resources. And this is the last part of the chapter. And today, this chapter will be finished in this video. और इस वीडियो में हम दो टॉपिक देखेंगे, एक तो वाटर जो कि नेक्स्ट हमारा नेचुरल रिसोर्स है, और नेक्स्ट इज कोल एंड पेट्रोलियम जो कि एक और हमारा नेचुरल रिसोर्स है। तो स्टार्ट करते हैं हम वाटर के साथ। वाटर फॉर ऑल। वाटर is most important natural resource for all the living being on the earth, as it is basic necessity for all forms of life on the earth। तो अगर हम बात करें तो वाटर एक बेसिक नेसेसिटी है सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए, और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स हो जाता है सभी लिविंग बींग्स के लिए। From our childhood age, we have studied the different uses of water, as well as we are knowing that are the various sources of water for us। तो बचपन से ही हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ वाटर एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। क्या क्या यूजेस हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। और ये भी पढ़ते आ रहे हैं कि क्या डिफरेंट सोर्सेज है जहाँ से हमको वाटर मिल सकता है। तो हम बात करेंगे सोर्सेज की। द वेरियस सोर्सेज ऑफ वाटर विच आर अवेलेबल टू अस आर रेन, रिवर, लेक, पॉन्ड, वेल, स्नो एक्सेट्रा। तो इतने सारे सोर्सेस हैं जहाँ से हमको पानी मिल सकता है। फ्रॉम ऑल सोर्सेस ऑफ वाटर, रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर एज इट रिचार्जेस ऑल द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो जो भी हमने सोर्सेस पढ़े वाटर के, उन सब में रेन वाटर सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है, बिकॉज इट रिचार्जेस ऑल द अदर सोर्सेस ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। Beyond this, rainwater can be stored in lake and that can be used for long period of time। तो ये भी एक चीज़ है कि रेन वाटर को हम स्टोर करके बाद में यूज़ कर सकते हैं। इसके चलते भी ये सभी सोर्सेस में से इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है। Despite of good rain, we are not able to meet the demand for water of all the people because of the following reasons। इतनी अच्छी बारिश होने के बाद भी मैक्सिमम लोगों को वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, उसके कुछ कारण हैं। द रीजंस आर आवर पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग रैपिडली। Only little amount of rainwater seeps into the ground and get it stored as groundwater। तो ड्यू टू रैपिड डेवलपमेंट, जो हमारे कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, उस कंक्रीट के जंगल के थ्रू वाटर परकुलेट नहीं कर पाता है। कंक्रीट के जंगल कहने का मतलब ये है कि जो स्काई स्क्रैपर्स बन रहे हैं, हाई रेस्ड बिल्डिंग बन रही हैं, या जो बिल्डिंग अब बन रहे हैं या जो रोड बन रहे हैं, दैट इज़ थ्रू कंक्रीट। और कंक्रीट से पानी परकुलेट होके ग्राउंड के नीचे नहीं जा सकता है, और इसीलिए ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो सालों साल नीचे चला जा रहा है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ HYV सीड्स। जो फार्मर्स हमारे हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स यूज़ करते हैं, दैट कंज्यूम्स लॉट्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि अगर पानी हमारे पास अवेलेबल भी है तो हम खुद ही उसको इस तरीके में कर दे रहे हैं कि वो यूज़ नहीं कर पाएंगे बाकी लोग, थ्रू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट इन टू द रिवर। वो रिवर का वाटर जो कई लोगों को अवेलेबल है डिफरेंट फॉर्म्स में यूज़ करने के लिए, उसको अनट्रीटेड सीवेज से और इंडस्ट्रियल वेस्ट से हम पॉल्यूट कर दे रहे हैं, जिसके चलते वो यूज़ करने के लायक ही नहीं रह रहा है। और जिसके चलते कई लोग, कितना पॉपुलेशन बिना पानी के इधर उधर भटक रहा है कि पानी कहीं से मिल जाए, साफ़ सुथरा पानी यूज़ के लायक मिल जाए। रिवर्स आर अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स। तो अभी तो हमने पढ़ा कि रेन वाटर सोर्स है, अब दूसरा रिवर भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। दे गेट देयर वाटर सप्लाई फ्रॉम द मेल्टिंग ऑफ स्नो। अब रिवर में पानी कहाँ से आता है? बाय मेल्टिंग ऑफ द स्नो लाइंग ऑन द पिक्स ऑफ स्नो माउंटेन्स एज वेल एज फ्रॉम द रेन। तो रिवर में पानी कहाँ से आएगा? रिवर में पानी आएगा रेन से, और
स्नो कवर्ड माउंटेन्स से। जब स्नो कवर्ड माउंटेन्स मेल्ट करेंगे तो वो रिवर में ही आएंगे पानी। द मैनेजमेंट ऑफ रिवर वाटर कैन बी डन बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स ऑन द रिवर। और रिवर वाटर को हम लोग मैनेज कर सकते हैं और कैनल्स के थ्रू दूर दूर इलाकों तक हम उस पानी को भेज सकते हैं, ताकि विलेजेस में भी या जो बहुत दूर एरिया है वहाँ के लोग भी वाटर को इजीली यूज़ कर पाएँ। तो डैम्स का कंस्ट्रक्शन इम्पोर्टेंट है। ये एक डैम्स का पिक है। आप सबने डैम्स देखा है। नदी साउ डैम्स होते हैं जिससे हम नदी के पानी को रोक सकते हैं और उस पानी को फिर कैनल्स के माध्यम से, कैनल्स के थ्रू, नहर के थ्रू दूर इलाके तक भेज सकते हैं जहाँ पानी का कोई भी सोर्स नहीं है। और इसी वाटर के थ्रू हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। Now, in order to make proper use of river water, dams are constructed across the river to regulate the flow of water. तो पानी को प्रॉपर यूज़ करने के लिए, पानी को प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए, ताकि हर एक इंडिविजुअल तक पानी पहुंच पाए, डैम्स का कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रिवर के ऊपर। नाउ डैम्स आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी इन द फॉलोइंग वेज। किस किस तरीके से हम डैम्स यूजफुल है वो देख लेते हैं। वाटर फ्रॉम अ डैम इज यूज फॉर इरिगेशन इन द फील्ड। तो जो डैम का वाटर है वो फील्ड को इरिगेट करने के काम आता है। तो इससे फ़ायदा ये भी है कि जो डैम के आसपास वाले एरिया हैं उनको तो इजीली पानी मिल ही जाता है डैम से इरिगेशन के लिए। लेकिन डैम्स के थ्रू जो कैनाल्स खोदते हुए हम लोग दूर दूर इलाके तक ले जाते हैं, नहर जो निकलती है वो नहर काफ़ी दूर इलाकों को कवर करती है, ताकि उधर भी एग्रीकल्चर हो सके, उधर भी इरिगेशन के लिए पानी पहुंच सके। Now, water from a dam is supplied to the people in the towns and the cities through the pipelines after suitable treatment. डैम्स का ही पानी पीने के लिए भी बड़े बड़े सिटीज़ और टाउन्स में सप्लाई किया जाता है थ्रू द नेटवर्क ऑफ पाइपलाइंस एंड द पंप आफ्टर सुटेबल ट्रीटमेंट। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट डैम्स बनने का जो मेन उद्देश्य है, मेन कारण है, दैट इज़ फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। तो these are the utility of constructing dams over the river. Beyond this great use of डैम्स इतना यूटिलिटी है, इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बावजूद भी हाई राइजिंग डैम्स को हाई राइज करना या नया डैम्स कंस्ट्रक्ट करना, इट इज़ बीइंग अपोज्ड बाय द जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक इसको अपोज करती है। आए दिन हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं कि जो लोकल पीपल हैं, जहाँ डैम बनने वाला है या जहाँ के डैम की हाइट को इंक्रीज़ करने की बात चल रही है, वो लोग अपोज करते हैं। वो लोग अपोज क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ सोशल प्रॉब्लम, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो सोशल प्रॉब्लम क्या है? सोशल प्रॉब्लम ये है कि जो भी वहाँ के लोकल पीपल हैं, दे विल हैव टू शिफ्ट समवेयर एल्स। उनका बसा बसाया घर हटा करके कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जब डैम्स बनाएंगे या डैम्स के हाइट को राइज करेंगे तो मैक्सिमम एरिया वाटर सबमर्ज्ड हो जाएगा। तो जो एरिया वाटर सबमर्ज्ड होगा उस एरिया में जो भी लोग रहते होंगे उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। तो दिस इज़ द सोशल प्रॉब्लम। दूसरा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, कि जब डैम्स बनेगा या डैम्स का हाइट इंक्रीज़ होगा तो फर्दर एरिया वाटर जो सबमर्ज होगा उस एरिया में जो भी वाइल्ड एनिमल्स हैं या कह लीजिए प्लांट हैं, वो सब कुछ सबमर्ज हो जाएंगे या उनको वहाँ से भागना पड़ेगा। तो वाइल्ड लाइफ को भी प्रॉब्लम आ रहा है, इन्वायरमेंट को भी प्रॉब्लम आ रहा है। कितने ट्रीज़, कितने प्लांट्स सब डूब जाएंगे पानी में। तो दिस हाउ इट इज़ कॉजिंग इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम ऑल्सो। और लास्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जो गवर्नमेंट के पास पब्लिक का दिया हुआ पैसा है उसमें से कई हजार करोड़ एक डैम बनाने में लग जाता है। तो ये पीपल कहते हैं कि उस पैसे को दूसरी जगह यूज़ करिए, डैम्स में यूज़ ना करिए। तो इन सभी कारणों से जो पीपल हैं, जो जनरल पीपल हैं, दे अपोज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू डैम एज वेल एज राइजिंग द हाइट ऑफ द डैम। तो दीज आर द रीजन्स। नाउ उसका एग्जाम्पल है कहाँ कहाँ हमको अपोज सुनने को मिला है जनरल पीपल के थ्रू। तो यू माइट ऑल्सो हैव लिसन इन द न्यूज़ अपोजिशन to the construction of Tehri Dam on river Ganga.
एंड राइजिंग द हाइट ऑफ सरदार सरोवर डैम ऑन रिवर नर्मदा। ये दो एग्जांपल्स हैं जिससे हमको पता चलता है कि जो लोकल पीपल हैं, जो जनरल पीपल हैं, वो नए डैम्स बनाने नहीं दे रहे हैं, या जो पुराने डैम्स हैं उसके हाइट को इंक्रीज करने नहीं दे रहे हैं। और क्यों ऐसा कर रहे हैं ये हमने रीज़न बता दिया। नाउ पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। The pollution of river water is caused by dumping of untreated sewage and industrial waste into it। तो ये जनरल सी बात है, ये सबको पता है कि रिवर वाटर पॉल्यूट कैसे होता है। तो जो भी अनट्रीटेड सीवेज है वो सब उसी में डंप हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट भी उसी में डंप हो रहा है। इसके लिए एग्जांपल देते हैं कि जो रिवर गंगा है विच फ्लोज फॉर मोर देन 2500 किलोमीटर्स फ्रॉम गंगोत्री इन द हिमालय टू गंगा सागर इन द बे ऑफ बंगाल इज टर्न इनटू अ ड्रेन बाय द डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। वो गंगा जिसको हमारे इंडियंस गंगा माता बोलते हैं और ये कहते हैं कि उसमें नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं, जो कि 2500 किलोमीटर्स से भी ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है। गंगोत्री से स्टार्ट हो करके गंगा सागर दैट इज़ इन बे ऑफ बंगाल में उतरती है। इतने लंबे डिस्टेंस कवर करते करते क्या होता है कि बीच में कई इंडस्ट्रीज आती हैं जो अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट को उसी में डंप करते हैं। कई शहर आते हैं, कई टाउन्स, कितने सिटीज़ अपना सारा शहर का कचरा गंगा रिवर में फेंक देते हैं। फाइनली क्या होता है, गंगा रिवर बे ऑफ बंगाल तक पहुँचते पहुँचते एक नाले में चेंज हो जाता है। वो रिवर रिवर नहीं रहता, फिर क्या होता है, वो ड्रेन बन जाता है ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ये एग्जाम्पल है कि हम ही खुद ह्यूमन बींग्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूशन ऑफ रिवर वाटर। पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा इज ऑल्सो कॉल्ड बाय द ह्यूमन कॉज्ड बाय ह्यूमन अदर ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो ये तो हुआ दो एक्टिविटी, दैट इज़ कि थ्रोइंग ऑफ अनट्रीटेड सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट टू रिवर। कुछ और भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिसके थ्रू हम रिवर वाटर को पोल्यूट करते हैं, जैसे कि नदी के पानी में ही नहाना, नदी के पानी में ही कपड़े धोना, अपने एनिमल्स को उसी में नहलाना। और गंगा नदी की बात करें तो दैट इज़ इमर्सन ऑफ एसेज ऑफ द डेड बॉडीज़। जो डेड बॉडीज़ जलाते हैं गंगा घाट पे, उसके एसेस को, राख को हम उसी में बहा दे रहे हैं, उससे भी गंगा नदी पॉल्यूट हो रही हैं। द कंटामिनेशन ऑफ रिवर वाटर कैन बी इजली फाउंड फ्रॉम टू फैक्टर्स। अब चेक कैसे करें कि रिवर वाटर पॉल्यूट हो गया है, तो दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है कि उस पानी में कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है या नहीं है, और दूसरा उसका पीएच नापेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपल बैक्टीरिया जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो हार्मलेस बैक्टीरिया होता है। पानी में प्रेजेंट है कोलिफॉर्म बैक्टीरिया तो वो हार्मलेस है, क्योंकि बैक्टीरिया हमारे लिए, जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है वो कोई हार्म नहीं करता। लेकिन अगर कोलिफॉर्म बैक्टीरिया पानी में प्रेजेंट है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो दूसरे हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो बीमारी कॉज कर सकते हैं, हमको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, वो सारे बैक्टीरियाज उसके अंदर हैं। यानी कि अगर हम सिंपल टेस्ट करें वाटर का और उसमें हमको कोलिफॉर्म बैक्टीरिया दिख गया तो ये शो करता है कि बाकी हार्मफुल बैक्टीरिया जो हमको नहीं दिख रहे हैं वो उसके अंदर हैं, और अगर हम उस पानी को पिएंगे तो हमको इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगा, हमको डिजीज़ होगा। तो ये पहला टेस्ट है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं कि रिवर वाटर पॉल्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ कोलिफॉर्म बैक्टीरियाज, दैट मीन्स कि वाटर इज पॉल्यूटेड, भले ही कोलिफॉर्म बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। द पीएच ऑफ रिवर वाटर, दूसरा तरीका है, हम रिवर वाटर के पीएच को नापेंगे। अगर 7 से ऊपर हुआ पीएच तो दैट मीन्स कि वो पानी एसिडिक है, दैट मीन्स कि वो हाईली पॉल्यूटेड है। और पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल वाटर शो करता है, दैट इज़ फिट फॉर यूज़। नाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप सब क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो कि रेन वाटर हमको हार्वेस्ट करना चाहिए, और रेन वाटर हार्वेस्ट करेंगे तो पानी हम फर्दर फ्यूचर में यूज़ कर पाएंगे, अपने ग्राउंड वाटर को इंक्रीज़ कर पाएंगे। और ये एंसेंट टाइम्स के कुछ स्ट्रक्चर हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। राजस्थान में खादीन है, महाराष्ट्र में बंदीज हैं, मध्य प्रदेश में बंदीज हैं, बिहार में अहर्स हैं, हिमाचल प्रदेश में कुल्स हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं। तो राजस्थान का जो खादीन है वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप
एक बार सुन लीजिए। तो खादिन में क्या करते हैं कि लो लेइंग एरिया जहाँ भी है, लो लेइंग एरिया में जब नीचे जाएंगे, जहाँ तक लो लेइंग एरिया है उसके नीचे जाएंगे, तो सॉयल का ही एक डैम बनाएंगे। सॉयल के डैम बनाने से ये फ़ायदा होगा कि जो बाकी एरिया में बारिश हो रही है वो सारा बारिश बह के नीचे जाएगा, और जहाँ डैम की तरह मिट्टी से बना हुआ स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो पानी रुक जाएगा। और उस डैम के अगले हिस्से में नेक्स्ट टू द डैम कई कुएं खदे होते हैं कि अगर डैम भर भी गया, ओवरफ्लो हुआ, तो वो सारा पानी कुएं में जाएगा, कुआं भी भर जाएगा, और फर्दर इस पानी को वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो दो फायदे होते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। एक तो हम ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करते हैं, तो जितना भी वाटर, मैक्सिमम वाटर परकुलेट हो सकता है वो हो जाता है। उसके बाद जो पानी बचता है उसको हम लोग पंप्स के हेल्प से इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ द लास्ट नेचुरल रिसोर्स, कोल एंड पेट्रोल। तो कोल एंड पेट्रोलियम आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स एंड यू ऑल आर नोन व्हाई इट इज कॉल्ड एज फॉसिल फ्यूल। इस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं है। बोथ आर इन लिमिटेड स्टॉक, ये भी पता है आपको। कोल और पेट्रोलियम लिमिटेड स्टॉक में है, इनसाइड द अर्थ सरफेस है, और इसीलिए इसको जुडिशली यूज़ भी करना चाहिए ताकि आगे कई वर्षों तक ये चलता रहे, ये ख़त्म ना हो जाए। इसलिए इसका जुडिशली यूज़ करना ज़रूरी है। अब कैसे हम लोग इसको जुडिशली यूज़ करें, क्या स्टेप्स हैं जिसके थ्रू कोल और पेट्रोल को हम बचा के रखें फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो सबसे पहला जो हम घर से शुरू कर सकते हैं, दैट इज स्विच ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इफ़ दे आर नॉट इन यूज़। जो जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हमारे घर में यूज़ में नहीं हैं उसको ज़रूर स्विच ऑफ रखें। एज़ फॉर एग्जांपल, अगर किसी कमरे में बल्ब जल रहा है और वहाँ कोई नहीं है, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। फ़ैन अननेसेसरी चल रहा है, उसको स्विच ऑफ कर सकते हैं। टेलीविज़न अननेसेसरी ना चलाएं, लाइक वाइज। तो जो भी अप्लायंसेस अगर यूज़ में नहीं हैं उसको स्विच ऑफ कर देंगे, तो हम कोल इनडायरेक्टली बचा सकते हैं। यूज CFL एंड LED इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ये भी एक तरीका है जो हम घर में कर सकते हैं कि अपने सारे कमरों में CFL या LED यूज़ करें इंस्टेड ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो इससे दो दो फायदे होंगे, एक तो हमारा खुद का पैसा बचेगा क्योंकि बिल कम आएगा, और दूसरा कोल बचेगा जो कि दूसरों के हित में है। यूज स्टेयर्स टू क्लाइंब एट लीस्ट 3 फ्लोर्स। अगर घर में 3 तल्ले तक बिल्डिंग है तो घर में या फिर कहीं भी जाएं, जरूरी नहीं घर में ही, कहीं भी जाएं, आप मॉल में जाएं या किसी फ्लैट में जाएं, तो 3 तल्ले तक आप कोशिश करें कि सीढ़ियों से ही चढ़ें, और उसके ऊपर जाना हो तभी आप फ्लोर यूज़ कर सॉरी लिफ्ट यूज़ करें। सेकंड फ्लोर के लिए और थर्ड फ्लोर के लिए लिफ्ट यूज़ ना करें। घर में प्रेशर कुकर यूज़ करें खाना बनाने के लिए, इससे LPG बचेगा। अगर हो सके, पॉसिबल है, तो आप सोलर कुकर भी यूज़ कर सकते हैं। देन यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्टेशन इन द लोकल एरियाज़। लोकल एरियाज़ में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, बाहर जाने के लिए ट्रेन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेट्रोलियम को बचा सकते हैं। और लास्ट है यूज़ कारपूलिंग। कारपूलिंग यूज़ कर सकते हैं हम लोग पेट्रोल बचाने के लिए। Now, pollution caused by the burning coal and petroleum based fuels. Coal and petroleum based fuels are burned to the product of combustion are, तो क्या क्या जो प्रोडक्ट निकलते हैं जो हार्मफुल हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर तो है लेकिन दैट इज नॉट हार्मफुल, देन सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। If combustion takes place in insufficient supply of oxygen, then it forms कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो हार्मफुल सब्सटेंस हैं जो बनते हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड्स। इसके साथ वाटर रिलीज होता है जो कि हार्मफुल नहीं होता है, बट बाकी जो गैसेस निकल रहे हैं, जो ऑक्साइड्स निकल रही हैं, वो हार्मफुल हैं। ऑल दिस बाई प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ इन फॉलोइंग वेज। और ये जो बाई प्रोडक्ट निकले हैं वो कैसे हार्मफुल हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड अटैक्स द लंग, इट ऑल्सो डिजॉल्व इन रेन वाटर एंड मेकिंग इट एसिडिक, causing acidic rain. Nitrogen dioxide causes breathing problem as well as cause acid rain. Carbon monoxide is very poisonous gas. It mixes with bloodstream, stops the RBC to carry oxygen from the lungs to the rest part of the body, resulting in suffocation and that finally causes death. तो इस तरह से मतलब जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। Now the 3R to save environment. 3R
हम लोग फिर से इसको क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट आर द 3 R जिससे हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। तो पहला है रिड्यूस, दूसरा है रिसाइकल, तीसरा है रीयूज़। तो रिड्यूस का मतलब क्या है कि वी शुड रिड्यूस द यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज के यूज़ को हम रिड्यूस करें, कम से कम मिनिमम अमाउंट में यूज़ करें। ये दूसरा है रिसाइकल। जो भी चीज़ें रिसाइकल हो सकती हैं उसको हम लोग बेच सकते हैं और वो जा कर के फैक्ट्रीज में रिसाइकल हो सकती हैं। और घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो री यूज़ करने लायक हैं, उसको हम री यूज़ भी कर सकते हैं। और एनसीईआरटी में अगर जाएंगे तो 4th R भी दिया है और 5th R भी दिया है, जो हमने नीचे लिख रखा है, दैट इज़ रिफ्यूज एंड रीपर्पस। तो रिफ्यूज़ का मतलब है कि वो चीज़ें जो इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करें, उस चीज़ों को यूज़ करने से हमको रिफ्यूज कर देना चाहिए कि आई विल नॉट यूज़ दिस थिंग्स। तो यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक्स का। तो प्लास्टिक्स को हम क्या करेंगे, रिफ्यूज़ करेंगे कि वी विल नॉट यूज़ द बैग्स मेड ऑफ प्लास्टिक बिकॉज इट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट। और फिर आ जाता है हम फर्स्ट पॉइंट पे, रिड्यूस क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करना, जैसे वाटर है, कोल है, पेट्रोल है, तो इनको कम से कम यूज़ करेंगे। या फिर इसको इसी से ऐड कर सकते हैं कि हम रिड्यूस कर सकते हैं उन सब चीज़ों को यूज़ करने से जो कि हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसका यूज़ करना एकदम हमारे लिए कंपलसरी ही हो जा रहा है तो उसको मिनिमम अमाउंट में यूज़ करेंगे। और लास्ट है रीपर्पज़। तो रीपर्पज़ एंड री यूज़ इज़ नियर अबाउट सेम पॉइंट, कि हम कोई चीज़ अगर री यूज़ कर सकते हैं तो हमारे लिए, अगर कोई चीज़ रीपर्पज़ है तो उसको री यूज़ करें। एज फॉर एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब हम जैम्स लेते हैं या जेलीज लेते हैं तो जो उसके साथ कंटेनर मिलता है, उस कंटेनर को हम घर में स्पाइसेस रखने के लिए या दूसरे कुछ सामान रखने के लिए रीयूज़ कर सकते हैं। तो दीज आर द सिंपल स्टेप्स थ्रू विच वी कैन सेव इन्वायरमेंट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।